हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल सोल्व की थी, है ना। और हमने क्या पढ़ा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाला कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज का लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। तो देखो हेडिंग लगाओ, फिर मैं बताती हूँ आपको होता है क्या एक कंसेप्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, कि चार्ज रिंग के एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, चार्ज रिंग। देखो मान लो ये एक हमारी सर्कुलर रिंग है। ये क्या है, हमारी सर्कुलर रिंग। और इस रिंग पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है यहाँ पे, है ना। ये क्या हो रखा है इस रिंग पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। मतलब इसका सेंटर क्या मान लिया हमने यहाँ पे, ओ सेंटर मान लिया। रेडियस कितनी हो गई यहाँ इसकी, आर रेडियस। तो इस ओ पॉइंट से इसके एक्सिस पे, यानी कि इस पॉइंट पे कोई की क्या है, हमारा पी पॉइंट है ना। इस पी पॉइंट पे इस रिंग की वजह से लगने वाली फोर्स और इस रिंग की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है ना। इसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट ओ से लेके पी तक की, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो क्या अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हमारी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होगी। जरा सोच के बताना, क्या यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होगी। क्या आपने डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दिया, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो आपने सेंटर, ये आपने कब एज्यूम किया है कि हमारे इस रिंग का सारा चार्ज कहाँ पे कंसेंट्रेटेड है, सेंटर पे, यानी सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट लगा है। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। कल के लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना, समझाया था कैसे। क्यों, क्योंकि देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर है। लेकिन क्या जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमारा जो सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है, नहीं होता। उस केस में क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए, है ना। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, यानी कि के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ये वाली चीज यहाँ पे नहीं लगेगी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, तो हम यहाँ पे क्या कट करने वाले हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कट करने वाले हैं ना। उस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे लगने वाली फोर्स और बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगर इस छोटे से एलिमेंट पे कैलकुलेट कर लिया, तो पूरी रिंग पे कैलकुलेट करना कौन सी बड़ी बात है ना। इंटीग्रेट करके उसको फिर हम पूरी रिंग पे कर सकते हैं ना कैलकुलेट। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, डी क्यू एलिमेंट है ना। चार्ज कितना उस पे, डी क्यू है ना। इस पूरी रिंग पे चार्ज कितना है, पूरी रिंग पे चार्ज कितना है, क्यू है ना। और छोटा सा कट किया है तो यानी कि डी क्यू स्मॉल, है ना। और dx इसकी छोटी सी मैंने क्या मान ली, डिस्टेंस मान ली dx, इस वाले की ये लेंथ है ना। अब इस वाले पॉइंट से इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, चलो इसको हटा दो अभी, है ना, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो अभी बताती हूँ मैं। इस पॉइंट P पे मिलाया, इस dq एलिमेंट से इस पॉइंट P तक के डिस्टेंस को हमने क्या एज्यूम कर लिया, r एज्यूम कर लिया। इतना समझ आया कि एक हमारी चार्ज रिंग थी, सेंटर इसका O था, O से लेके इसके एक्सिस पॉइंट P पे तक की डिस्टेंस क्या थी, x। इस पॉइंट P पे इस सर्कुलर जो हमारी चार्ज रिंग है, इसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट हम अप्लाई कर नहीं सकते यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि हमने एक छोटा सा चार्ज है यहाँ पे ये कट कर लिया, इस चार्ज की इस पॉइंट P से डिस्टेंस कितनी थी, r एज्यूम कर ली, है ना। अब जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरी जो हमारी चार्ज रिंग है उस पर कितना चार्ज होएगा, है ना, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, सॉरी। तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे
कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे पी पे हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है यानी क्यू नोट, जिसपे चार्ज कैसा होता है, प्लस होता है ना। तो आप देखो इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव पे कैसी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स, यानी कि डी की डायरेक्शन हमारी कुछ ऐसी होगी। जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। मैं आपको कितनी बार बता चुकी है ना। यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारा डी बन रहा है, क्यों, क्योंकि कैसी फोर्स लग रही है, हमारी रिपल्सिव फोर्स लग रही है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, हमारा डी है। अब मुझे बताओ इस डी के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे। कैसे, मान लो ये एंगल यहाँ पे बना रहा है थीटा, ये एक्स और ये आर, जब पॉइंट पी पे ऐसे मिल रहे एक्स और ये पॉइंट आर, है ना, ऐसे ऊपर से आ रहा है ना ऐसे, तो यहाँ पे एंगल बनेगा कुछ, यानी कि थीटा एंगल बन रहा है हमारा यहाँ पे। तो जब ये एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये एंगल भी कितना होगा, हमारा थीटा होगा। तो एक ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और एक ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, है ना। अब जब ये थीटा था तो ये एंगल थीटा है और ये थीटा है, तो बेस कंपोनेंट हमेशा कैसा होता है हमारा, कैसा होता है, कोस थीटा वाला, यानी कि डी ई कोस थीटा। क्या हो गया हमारा, डी कोस थीटा, और ये क्या बच गया हमारा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। लेकिन अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्या उसमें हमारा साइन थीटा और कोस थीटा दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे? देखो सोच के बताना है ना। नहीं, दोनों कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो अगर ये तो हमने इस वाले जो छोटा सा एलिमेंट हमने कट किया, ये यहाँ से कट किया, अगर मैं मान लो इधर से कट करूँ छोटा एलिमेंट, यही सेम डी क्यू, और इसको फिर मैं इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस मान लो आर, वही है ना, ये डिस्टेंस वाली, ये एंगल बनेगा थीटा। तो ये एंगल जब थीटा बना तो ये एंगल भी कैसे बनेगा, थीटा बनेगा। तो ये एंगल क्या हुआ हमारा, डी कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, डी साइन थीटा। यानी कि ये डी साइन थीटा वाला और ये डी साइन थीटा वाला आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, एक सर्कुलर चार्ज रिंग की बात कर रहे हैं। तो सर्कुलर चार्ज रिंग में हम कोई एक एलिमेंट तो होगा नहीं है डी क्यू, पूरा यहाँ से लेके पूरे सर्कल होगा, तो इसके अपोजिट वाला एलिमेंट भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा जब हम टोटल निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अपोजिट वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट का जो डी साइन थीटा है वो आपस में इक्वल और अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। अगर हम यहाँ से भी निकाले, मान लो एक हमने यहाँ से एलिमेंट कट किया, एक हमने यहाँ से एलिमेंट कट किया, इसके अपोजिट में, है ना, तो भी इसके अपोजिट वाले का और इसका साइन थीटा कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के कैसे आएगा, इक्वल एंड अपोजिट आएगा। यानी कि डी साइन थीटा कंपोनेंट हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। इतना समझ आ गया हो तो मैं अभी इसको इरेज कर दूं, जो मैंने सेकंड वाला ड्रॉ किया था यहाँ से, है ना, इसको भी इरेज कर सकती हूँ। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है ना, ये मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है। यानी कि अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एक बात, क्या, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल कंटेन द contribution only from डी कोस थीटा कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट से कंट्रीब्यूशन मिलेगा नेट? केवल डी कोस थीटा वाले कंपोनेंट से। क्यों? बिकॉज डी साइन थीटा कंपोनेंट will be cancelled out with its mirror element, कि जो डी ई साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है हमारा, उसका एक हमारा मिरर एलिमेंट होगा। मतलब अगर यहाँ से डी क्यू कट किया हमने, पूरी चार्ज रिंग पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, पूरी चार्ज रिंग में तो ये वाला पार्ट, ये वाला सारे पार्ट इंक्लूड होंगे, तो ये वाला पार्ट के अपोजिट वाला पार्ट हमने कंसीडर किया, तो इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का जो हमारा डी साइन थीटा कंपोनेंट था वो आपस में इक्वल और अपोजिट आ रहा था। यानी कि हमारा नेट कंट्रीब्यूशन किससे आया? केवल डी कोस थीटा से। अगर इतनी बात आप लोग समझ गए तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा डी है
कि जो हमारा डी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के क्यू बाई आर। क्या होगा यहाँ पे, डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा ना यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखो हम डिस्टेंस, अब देखो मैं लिख देती हूँ के डी क्यू लिया, क्योंकि छोटे से चार्ज की बात कर रहे हैं, छोटे सी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बनी, छोटे से चार्ज की वजह से, तो के डी क्यू अपॉन में। अब डिस्टेंस में यहाँ पे एक्स नहीं लिखूंगी, ये गलती मत कर देना, जो डिस्टेंस है वो एक्स नहीं लिखूंगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अब हम इस छोटे से एलिमेंट जो हमने कट किया इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही डिस्टेंस लिखी जाएगी, इसकी डिस्टेंस क्या है, आर है, यानी कि के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। इतना समझ आया, इतना समझ आया तो हम ई नेट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, इस डी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। लेकिन मुझे एक चीज और बताओ, जब हम ई नेट निकालेंगे तो इस डी का साइन थीटा और डी का कोस थीटा इन दोनों को ऐड करते, लेकिन डी का साइन थीटा कंपोनेंट कैसे बन रहा है हमारा, जीरो, मतलब नेट कंट्रीब्यूशन हमारा डी कोस थीटा की वजह से आ रहा है केवल, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डी कोस थीटा। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, डी कोस थीटा। इतना समझ आ गया आपको। साइन थीटा कंपोनेंट क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि इक्वल और अपोजिट जो इसकी कंपोनेंट बन रहा था डी साइन थीटा, यहाँ से और यहाँ पे, तो आपस में इक्वल और अपोजिट थे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट कंट्रीब्यूशन डी कोस थीटा की वजह से आ गया हमारा, यानी कि डी कोस थीटा। डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ई नेट डी की वैल्यू क्या है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कोस थीटा। क्या आ गया हमारा, के डी क्यू कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि एच आर एंड एक्स आर constant, so theta will also be constant. देखो मैंने क्या लिखा है कि एच स्मॉल आर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये, कैपिटल आर यानी कि रेडियस है ना, और एक्स यानी सेंटर से लेके इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस, ये हमारी क्या है, कांस्टेंट है। बड़ी आसानी से समझ गए होंगे आप लोग। चार्ज रिंग थी, चार्ज रिंग में जो रेडियस है वो तो कोई से भी पॉइंट से निकाला, इधर से इधर से इधर से। देखो ये सर्कुलर है, ये है ना सर्कुलर इमेज है, यानी कि मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये एक कड़ा है ना, कड़ा है। अब इस कड़े से आप सेंटर पे रखो कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये पेन रखा है मैंने सेंटर पे, है ना, तो इस सेंटर पे रखा कड़ा। अब इस सेंटर से हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस आएगी हमारी रेडियस, वो हमारी कैसे आएगी, इक्वल आएगी, यानी कि हमारा आर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दूसरी बात, सेंटर पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस। अब सेंटर यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे कोई, ये हमारी सर्कुलर चार्ज रिंग एज्यूम कर ली हमने, है ना, बड़ी है ना सर्कुलर चार्ज रिंग। थोड़ा देखो अभी समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, तो ये हमारा सर्कुलर चार्ज रिंग है, यहाँ पे मैंने क्या माना है, पॉइंट पी माना है। तो इस पॉइंट पी से यहाँ तक से और इसके सेंटर तक की डिस्टेंस कैसे होगी, हमारी सभी पॉइंटों से इक्वल होगी, यानी कि हमारा एक्स भी कैसे है, कांस्टेंट है। अब बात करें इस आर की, यानी कि हमने इस कड़े का कोई एक एलिमेंट कट किया, यानी इस कड़े का हमने मान लो ये एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक का कट किया, है ना। अब इस छोटे से एलिमेंट से मैं यहाँ पे, यानी कि ये छोटा सा एलिमेंट कट हो गया यहाँ पे, अब इस छोटे से एलिमेंट से मैं यहाँ तक की डिस्टेंस निकालू इस पॉइंट से, ऐसे तो इक्वल आएगी। ऐसे ही किसी भी पॉइंट से निकालू मैं, देखो है ना, डिस्टेंस इस पूरे कड़े पे मैं कहीं पे भी ले लूँ, छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, यहाँ पे मैंने पॉइंट पी रख दिया यहाँ पे इस मार्कर पे ना। तो अब मुझे बताओ सभी के लिए सभी पॉइंटों से देखो डिस्टेंस सेम आ रही है, यानी कि हमारा आर और एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हमारा थीटा भी कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि थीटा किन के बीच बन रहा है, एक्स और आर के बीच में बन रहा है, लेकिन एक्स और आर हमारे सभी पॉइंटों के लिए कैसे है, इक्वल है, तो हमारा थीटा भी सभी पॉइंटों के लिए कैसा आएगा, इक्वल आएगा, यानी कि थीटा हमारा क्या है, कांस्टेंट है इस बार। तो थीटा कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है हमारा, है ना, आर कांस्टेंट है, तो क्या ये सारे टर्म्स को मैं बाहर लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन से, बिल्कुल लिख सकती हूँ, यानी कि ई नेट हमारा क्या हो जाएगा, ई नेट हमारा हो जाएगा के कोस थीटा बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब मुझे बताओ जब हम इस डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी स्मॉल क्यू है ना यहाँ पे, स्मॉल क्यू है,
तो इस dq का जब इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इस dq 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 इस सारे रिंग पे जो dq डिस्ट्रीब्यूटेड है इनको ऐड कर दोगे तो नेट चार्ज इक्वल आ जाएगा। नेट चार्ज हमने क्या एज्यूम किया था, q। तो इस dq की जगह मैं अब क्या लिखूंगी, इंटीग्रेट होने के बाद q लिख दूंगी, यानी कि k q बाई आर स्क्वायर कोस थीटा, है ना। अब कोस थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, कोस थीटा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें। देखो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, आर है ना, कैपिटल आर है। क्यों, क्योंकि रेडियस है ना, ये सेंटर ओ है, ओ से लेके इसके एक्सिस पे जो सर्कुलर चार्जिंग है उसके कोई भी पॉइंट पे ले दो, रेडियस तो सभी पॉइंटों के लिए इक्वल होती है, यानी कि आर है। तो डी, अब मान लो इसको मैं नेम दे दूं ए ओ पी, यानी कि फ्रॉम ट्रायंगल AOP। इस AOP ट्रायंगल की बात करें हम, AOP थीटा एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है ना। तो cos थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो आप बड़ी आसानी से देख सकते हो, बेस क्या है यहाँ पे x है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे r है, यानी कि x अपॉन r। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, cos थीटा की। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, यानी कि E नेट किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, k q बाई r क्यूब हो जाएगा, है ना। देखो इस cos थीटा की जगह जब मैं x बाई आर सब्सटीट्यूट करूंगी तो k q x अपॉन में r स्क्वायर था, एक आर ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया, k q x बाई आर क्यूब। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आई है, ई नेट की। अब आपको क्या करना है, जस्ट इस आर क्यूब की जगह आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो आर की। देखो अब सेम एओपी ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल एओपी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कि अब आप एओपी ट्रायंगल है इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप इस आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, हाइपोटेन्यूज का स्केल किसके इक्वल होता है, बेस स्केल प्लस में परपेंडिकुलर स्केल, यानी कि आर स्केल हमारा किसके इक्वल होगा, आर स्केल परपेंडिकुलर का स्केल प्लस में बेस कितना है हमारा, एक्स स्केल, है ना। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, अगर मैं यहाँ से रूट स्क्वायर रूट को स्क्वायर को उधर भेजूं तो क्या बन जाएगा, वहां पे स्क्वायर रूट बन जाएगा, है ना। यानी कि आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। इस रूट को मैंने क्या लिख दिया, हाफ, एक ही बात है ना। तो अब इस r की वैल्यू जब आप लोग इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारा ई नेट का क्या फॉर्मूला बनेगा, ई नेट का फॉर्मूला बन जाएगा k q x अपॉन में r की वैल्यू है, r की वैल्यू है हमारी r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर की पावर हाफ, और ऊपर पावर ऑलरेडी कितनी थी, 3। तो ये क्या बन जाएगा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे, यानी कि ये तो r की वैल्यू तो इतनी केवल है ना, लेकिन r का क्या हो रखा है, q, तो यानी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यानी कि पावर कितनी होगी हमारी 3/2। पावर कितनी होगी हमारी 3/2। यही हमें कैलकुलेट करना है। देखो यही है, कितना सिंपल था, है ना। समझने में एक बार बस समझ में आ गया ना आपको तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक हमने चार्ज रिंग ली थी, चार्ज रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा था हमारा, है ना। फिर ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें एक्स थी, है एक्स गिवन थी, है ना, यानी कि एक्सिस पे निकाल रहे थे हम, है ना, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमने क्या किया कि इस पूरे जो चार्ज रिंग है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी नहीं है। तो हमने क्या किया कि हमने छोटा सा एलिमेंट कट किया, dq छोटा सा एलिमेंट कट किया, तो हमने इस एलिमेंट से इस पॉइंट p तक की डिस्टेंस थी r, तो इसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसको कैलकुलेट कर लिया। उसमें हमारा जो d sin थीटा कंपोनेंट था वो कैंसिल आउट हो रहा था, क्यों, क्योंकि जो उसका मिरर एलिमेंट था वो बिल्कुल उसके अपोजिट में था, है ना, तो उनकी वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो रही थी d sin थीटा की। तो नेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम d cos थीटा आएगा केवल, है ना। तो हमने ई नेट किसकी वजह से आया, जब हम इंटीग्रेट कर देंगे d cos थीटा को, d की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें पता था r x हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि रेडियस चार्ज रिंग में सभी पॉइंटों से देखोगे आप इक्वल आएगी, है ना। x डिस्टेंस सेंटर से लेके p पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, सेंटर तो एक ही होता है, वैसे भी कांस्टेंट आता है, इसमें तो कुछ समझने की बात ही नहीं थी कि सेंटर से लेके p पॉइंट तक की डिस्टेंस x है ना। दूसरी बात क्या है,
अगर मान लो ये सेंटर से लेके पी पॉइंट तक की डिस्टेंस x है, अगर मान लो हम सेंटर ना कंक्लूड कर रहे होते, इधर कोई पॉइंट कंक्लूड कर रहे होते हैं ना, तो ये पॉइंट P भी थोड़ा नीचे आता, यानी कि फिर भी डिस्टेंस कितनी रहती है हमारी x रहती है। तो ये तो सेल्फ अंडरस्टूड वाली बात है कि x जो है हमारी वो कांस्टेंट है यहाँ से। अब बात करें हम किसकी, इस वाले r की, यानी कि ये वाला r। तो आप लोग खुद आप घर पे भी कर सकते हो ये चीजें परफॉर्म। कोई जो हमारे सर्कुलर जो चीजें होती है उनको कंसीडर कर लेना, उस सर्कुलर चीजों से कोई एक पॉइंट आप कंसीडर कर लेना, वहां तक की डिस्टेंस आप देख सकते हो, है ना, मेजर करके, तो सेम ही आएगी। यानी कि अगर इस वाले DQ से यहाँ से बात करें, यहाँ से दिखने में आपको लग रहा होगा ये डिस्टेंस सेम है, नहीं, ये ऐसे है। जैसे मान लो ये हमारा सर्कुलर हो गया, है ना, सर्कुलर, तो ऐसे बिल्कुल मैंने इसको ऐसे प्लेस कर दिया आप लोगों के सामने यहाँ पे। तो अभी सभी पॉइंटों से डिस्टेंस कैसे आ रही है हमारी, सेम ही तो आ रही है ना। तो हमारा कांस्टेंट हो गया, तो थीटा भी हमारा कांस्टेंट होगा। तो ई नेट है वो क्या आ जाएगा, k cos थीटा बाय r स्क्वायर, क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट थी, हमने बाहर ले ली, इंटीग्रेशन करेंगे dq का, dq सभी चारे जो चार्जेस है उनको ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल Q के इक्वल आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सब्स्टिट्यूट कर दी, ट्रायंगल AOP का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम लगाई, r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो r की वैल्यू हमारी ये है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, इरेज कर दो इसको। ये जो वैल्यू है हमारी ई नेट की, इसका ध्यान रखना आपको, है ना। इसको मैं इरेज कर रही हूँ 1 मिनट के लिए। देखो आप इसको यहाँ पे लिख लो, क्योंकि अभी हम 3 केसेस की बात करने वाले हैं ना। ई नेट हमारा क्या है, KQX अपॉन में r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। देखो कंसेप्ट एकदम इजी है, कुछ रटने का भी नहीं है ना, बिल्कुल। आपने अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए है, प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं मेरे, तो ये लेक्चर कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से कर सकते हो आप, है ना। देखो मैं डायग्राम में फिर से बना देती हूँ। ये हमारी क्या थी, चार्ज रिंग थी, है ना, पॉजिटिव 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 चार्ज था। यहाँ से हमने एक एलिमेंट कट किया था DQ, है ना। सेंटर हमने क्या माना है, O माना था, यानी P पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी थी, ये x थी, ये कितना था, सेपरेशन डिस्टेंस इनकी r थी। ऐसे हमारा कंपोनेंट क्या था, d sin थीटा, जो हमारा क्या हो रहा था, कैंसिल आउट हो रहा था। ये हमारी नेट d जा रही थी। देखो इसके बिल्कुल ऐसे जाइए ना, ये क्या लगी थी हमारी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगी थी, यानी कि d हमारा यहाँ पे आया था। ये कंपोनेंट थीटा था हमारा, तो ये थीटा यानी कि ये वाला d cos थीटा कंपोनेंट हो जाएगा हमारा, d cos थीटा। ये हमारा क्या था, डायग्राम था, है ना। ये हमारी रेडियस r थी। अब केस क्या हो जाए कि व्हेन, फर्स्ट केस लिखो कि व्हेन x इज ऑन सेंटर ऑफ रिंग, कि जब हमारा ये जो x है ये इस रिंग के सेंटर पे रखा हो, यानी इस O पॉइंट पे रखा हो। तो देखो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी तब, कि जब हमारा x किसके इक्वल हो जाए, r के इक्वल हो जाए, यानी कि ये जो x है हमारा, ये x, ये पॉइंट P x डिस्टेंस दूर ना होके इसके सेंटर पे रखा हो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस केस में 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि x तो इनके सेपरेशन की डिस्टेंस है ना, फ्रॉम पॉइंट O से लेके P तक, लेकिन अब ये पॉइंट P ही इस O पे आ गया, तो x तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं, x की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यहाँ पे x की जगह आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो ई नेट हमारा क्या निकल के आएगा, 0। ई नेट हमारा क्या निकल के आएगा, 0। देखो ये अगर मैं ऐसे ना कराऊं ना, तब भी आप आराम से समझ सकते हो कि अगर इस P पॉइंट को मैंने इसके सेंटर पे मान लिया तो क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की बात की थी, उस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या बताया था कि जब भी हमारा कोई कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर के अंदर से क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, नहीं होती, इंसुलेटर में से पास होती है। क्यों, क्योंकि मान लो ये हमारा कंडक्टर है, पॉजिटिव 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 चार्ज है ना, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है ना। अंदर क्या होती है इसके, जो हमारा कंडक्टर होता है उसके, अब तो देखो अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें तो हमारा जो चार्ज है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है।
चार्ज जब हमारे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमने फाइंड आउट करना है इधर सेंटर पे यानी कि ओ पॉइंट पे, तो जब चार्ज ही अंदर है ही नहीं, कोई चार्ज नहीं है, तो ना कोई फोर्स होगी, ना कोई फोर्स हुई तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये केस कब हुआ? जब हमारा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन जब हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ, जैसे मान लो ये हमारा एक कंडक्टर है, इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारे, है ना। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? वो होती है हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। इसको आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है इसकी, है ना। अब इलेक्ट्रॉन हमारा एज्यूम किया है हमने कि इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि ये नेगेटिव मान लिया, ये पॉजिटिव मान लिया थोड़ी देर के लिए हम कि नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन आपस में कैसी है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे नहीं बनेगा। तो कंडक्टर के केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होता। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रखा है कि आपने फॉर्मूले में पुट करके भी देख लिया, अगर वैसे भी समझना चाहो तो बड़ी आसानी समझ सकते हो कि जब सेंटर पे आ गए चार्ज हमारे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? जीरो। तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो आया। सेकंड केस की बात करें हम कि व्हेन x इज वेरी 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 ग्रेटर देन r, कि जो हमारे सेपरेशन की डिस्टेंस है x वो इस रिंग से बहुत ज्यादा बड़ी है। मतलब मान लो ये रिंग है, ये x हमारा कहीं इतनी दूर जाके रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, तो उस वाले पॉइंट से ये जो सर्कुलर चार्ज रिंग है कैसी नजर आएगी? मान लो आपने 1-2 किलोमीटर दूर एक कड़े को रखा है आपने, है ना, सर्कुलर चार्ज रिंग को एज्यूम करके, या कड़ा तो साइज बड़ा होता है ना रिंग से, उसको भी रखा है, तो 1-2 किलोमीटर दूर से तो एक तो आपको दिखेगा ही नहीं, 500-600 मीटर दूर से ही वो कड़ा आपको क्या नजर आने लग जाएगा? एक छोटा सा बिंदु नजर आने लग जाएगा, है ना। यानी कि इतनी डिस्टेंस पे ये जो हमारा आर है, सर्कुलर चार्ज रिंग है, ये हमें क्या नजर आने लग जाएगी? पॉइंट चार्ज नजर आने लग जाएगी, यानी कि एक्स एस पॉइंट चार्ज, कि हमें क्या नजर आने लग जाएगी? एज अ पॉइंट चार्ज नजर आने लग जाएगी, यानी कि एक्स एस पॉइंट चार्ज। तो ये जो हमारी रिंग है ये किस तरह एक्ट करने लग जाएगी कि जैसे हमारी क्या हो? पॉइंट चार्ज हो। अब हमें नजर तो आने लग गई पॉइंट चार्ज की तरह, लेकिन बिहेव भी पॉइंट चार्ज जैसे करना चाहिए, है ना। कि मान लो इतनी डिस्टेंस दूर हमने एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर चार्ज रिंग को रखा हुआ है, तो वो इतनी डिस्टेंस से हमें क्या नजर आएगा? केवल एक बिंदु नजर आएगा छोटा सा, है ना। तो बिहेव तो कैसे कर रहा है? पॉइंट चार्ज जैसा। तो फॉर्मूला भी चेक करेंगे इन पॉइंट जैसा आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे हम इस केस में ई नेट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन में, अब ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आर है ना हमारा बहुत ज्यादा छोटा है किससे? एक्स से, और यहाँ पे क्या हो रहा है? स्क्वायर भी हो रहा है। तो अब एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स का डबल हो गया। अब डिस्टेंस मान लो हमने 1-2 किलोमीटर ली थी, अब डिस्टेंस हमारी उसकी भी डबल हो गई, तो सोचो कितना दूर हो गया। तब तो ये हमारा आर बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल जीरो बन जाएगा। तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो हमारा ई नेट क्या निकल के आया? के क्यू एक्स बाई में एक्स क्यूब, यानी इस क्यूब था ना, तो इस क्यूब में से एक तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक पावर यहाँ से, तो क्या बचेगी? केवल 2 पावर बचेगी, यानी कि ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स, एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, इसको देखो क्या था यहाँ पे क्या था? x था, के क्यू एक्स अपॉन में नीचे क्या था? x क्यूब था, तो इस एक x से एक क्यूब कट जाएगा, कितनी पावर बचेगी? केवल 2 पावर बचेगी, यानी कि के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, है ना। तो यही तो था कि जब हमारा केवल क्या हो, देखो पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूला आ गया ना, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, कि के क्यू बाई एक्स
स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस बार हमारा जो r है वो बहुत छोटा है किससे, x से, यानी कि बिहेव कैसे कर रहा है, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज जैसा वाला फॉर्मूला भी लगना चाहिए था। तो देखो वही फॉर्मूला आ गया कि k क्यू अपॉन में सेपरेशन के डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। ये कौन सा केस था हमारा, सेकंड केस। अब थर्ड केस क्या है हमारा कि व्हेन दिस x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ई नेट क्या आ जाएगा हमारा उस केस में, 0। इतना समझ आया कि अब मान लो ये जो हमारा x है, पहले हमने कौन सा केस एज्यूम किया कि x हमारा बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है। दूसरा केस क्या एज्यूम किया हमने कि x हमारा, देखो जब फाइनाइट डिस्टेंस पे था, ये जो पॉइंट P है हमारा, इसके सेंटर से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस x दूर था, तब हमारा फॉर्मूला क्या आया था, kqx/r² + x² की पावर 3/2। कब, व्हेन P पॉइंट वाज एट फाइनाइट डिस्टेंस, कि जब हमारा ये जो पॉइंट P है ये कहाँ पे रखा हुआ था, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी कि x डिस्टेंस दूर, तब हमारा फॉर्मूला था kqx/r² + x² 3/2। लेकिन जब मान लो ये हमारा x बिल्कुल सेंटर पे हो गया, तो इनेट क्या आएगा हमारा, 0, क्योंकि अंदर कोई फील्ड ही नहीं बनेगी। अब जब ये हमारा x बहुत ज्यादा दूर हो, है ना, सम इनफाइनाइट डिस्टेंस, बिल्कुल इनफाइनाइट नहीं, थोड़ा दूर है ना, तो उस केस में r क्या हो जाएगा हमारा, नेगलेक्ट हो जाएगा, तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाएगा। थर्ड केस, जब हमारा x बिल्कुल इन्फिनिटी पे रखा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वहां पे, नहीं बनेगा, यानी कि ई नेट क्या आ जाएगा, 0। फॉर्मूले में पुट कर सकते हो x की जगह इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, तो ई नेट की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0। तो ये हमारे 3 केसेस थे इंपॉर्टेंट, है ना। आप लोग नोट करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो नोट कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप इसको ना अपने आप अप्लाई कर सकते हो न्यूमेरिकल पे भी, है ना। फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट का kqx अपॉन में r² + x² की पावर 3/2, यानी कि kqx अपॉन r² + x² की पावर 3/2। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको भी रेज कर लेती हूँ ना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब प्रैक्टिस कराऊंगी मैं, तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, है ना। तीनों कौन कौन से भी बताऊंगी। आप सोच रहे होंगे आज तो एक ही पढ़े हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, कोई हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है R, Q, then find x such that E is maximum। एक पार्ट तो हमें क्या बोला है कि एक कोई हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ना, तो उस पे हम x को, यानी कि जो हम पॉइंट P को कंसीडर कर रहे थे सेंटर से, उस x को कहाँ पे रखे कि जो हमारा ई नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। सेकंड पार्ट क्या बोलता है हमें कि फाइंड ई मैक्सिमम, कि पहले तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की, डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी कि कहाँ पे हमारा ई मैक्सिमम आ रहा है, तो अब हमें ई मैक्स कैलकुलेट करना है कि उस डिस्टेंस पे हमारा ई जो मैक्स है उसकी क्या वैल्यू आई। थर्ड पार्ट क्या बोलता है कि ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस एक्स। तो यदि आपने लेक्चर देखे होंगे मेरे कंप्लीट, तो आप समझ गए होंगे कि ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस एक्स को हम कैसे प्लॉट करते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले सॉल्यूशन 1। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें उसका सॉल्यूशन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें x फाइंड करना है कि उस x पे जो हमारा e है क्या हो, मैक्सिमम हो। मतलब ये हमारी चार्ज रिंग थी, सर्कुलर चार्ज रिंग है ना, सेंटर क्या था इसका
ओ था, सॉरी सेंटर क्या था इसका, ओ था, सेंटर हमने क्या माना था, ओ से डिस्टेंस x दूरी पे क्या माना था हमने, पॉइंट P, है ना। इस पॉइंट P से इस छोटे से एलिमेंट dq की डिस्टेंस मानी थी हमने क्या, r, है ना। फिर हमने जो इसके कंपोनेंट है ऐसे ही डी जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि प्लस प्लस के बीच क्या होता है, रिपल्सन, ऐसे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये x कैलकुलेट करना है हमें, कि इस x को हम कहाँ पे, इस पॉइंट P को हम कितनी x डिस्टेंस दूरी पे रखें कि जो हमारे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, क्या हो हमारा, मैक्सिमम हो। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमारा E मैक्स कब होगा, E मैक्स कब होगा, जब D अब हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। मतलब कि जो डिफरेंशिएशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाए हमारा, 0 हो जाए। देखो हम जब 11th में भी हम मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन करते थे तब हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते थे, मान लो कि y हमारा किसका फंक्शन होता था, x का फंक्शन होता था, तो y की वैल्यू हम में मैक्सिमम निकाल लेते थे, तो हम क्या करते थे, dy by dx इक्वल टू में 0 के इक्वल आता था, है ना। ऐसे ही यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी, जब d by dx हमारा किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल हो, हमारा 0 के इक्वल हो। 0 के इक्वल होगा तो उसी केस में हमारा क्या होगा, E मैक्सिमम होगा, यानी कि हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d by dx इक्वल टू में 0, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो देखो अब हमें क्या पता है कि हमारा जो E नेट का फॉर्मूला है वो क्या था, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। इतनी चीज आपको ध्यान है। अब आपको पता है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो जाहिर सी बात है k q क्या है हमारा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x अपॉन, देखो कि जब हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे d by dx की, तो जो हमारा k q है ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। d by dx यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम करेंगे किसका, x अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का करेंगे, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यों, क्योंकि के क्यू तो हमारा कांस्टेंट था, क्यू हमारा वहां से देखो कांस्टेंट है, ओके हमारा होता ही है कांस्टेंट, लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है ना, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो देखो अब इसका डिफरेंशिएशन हम कौन से रूल से करेंगे, u by v रूल से, है ना। अब ये रूल हमारा क्या होता है, हम अच्छे से पता है हमारा u by v रूल क्या होता है डिफरेंशिएट करने का, क्या होता है कि डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं v स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं v, देखो वहां पे साइड में लिख देते हो ना, स्पेस कम है बोर्ड पे। देखो u by v का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है कि डिवाइड में v स्क्वायर, v सेम रहता है, फिर du by dx माइनस u सेम du by dx। देखो ये फॉर्मूला होता है कि u by v का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर हो जाता है, v कांस्टेंट, एक बार du का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस फिर u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो अब सोल्व करेंगे हम इसको, e नेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब e नेट की नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे d by dx, है ना, d by dx, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो d by dx कैलकुलेट करेंगे तो k q तो हमारा क्या था, कांस्टेंट था। अब देखो ये d by dx हमारा किसके इक्वल है, 0 के, तो क्या मैं इस d by dx की जगह क्या लिख सकती हूँ, 0, बिल्कुल लिख सकती हूँ। यानी कि अब यहाँ पे d by dx की वैल्यू मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दी, k q ब्रैकेट, इस पे आपने जब u by v रूल लगाया यानी v का क्या हो रहा है स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर की पावर 3/2, इसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है ना। फिर v हमारा सेम, यानी कि r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। अब u क्या कितना था हमारा, x था, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, 1 आएगा, तो यानी कि 1 माइनस, अब u हमारा क्या है सेम, अब u हमारा ये था x, यानी कि x हमारा सेम, देखो u क्या था हमारा x था, तो x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये v है हमारा। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन बताती हूँ आपको अलग से, है ना, d by dx किसका करना है, v का, v किसके इक्वल है हमारा
आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि 3/2 आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर की पावर। अब 3/2 माइनस 1 है ना, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा। अब किसका करेंगे, अब जो हमारे अंदर फंक्शन गिवन है इसका करेंगे। आर हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना, आर क्या है हमारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यानी कि 0 प्लस एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो अब क्या है यहाँ से 3/2 आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, 3/2 में से एक माइनस करोगे यानी कि 1.5 पावर में से आप 1 माइनस करोगे, सॉरी हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2, सही तो है। 3/2 क्या होता है 1.5, यानी 1.5 में से एक पावर माइनस करोगे 0.5, 0.5 को हम क्या लिखते हैं, आप लिख सकते हैं इनटू में 2x, यानी कि जब हमने v का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में तो क्या वैल्यू आई हमारी यहाँ से 3/2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर हाफ इंटू 2x इंटू 2x। इस 3/2 को मैं अच्छे से लिख दूं 3/2 है ना, यही आया। अब इसको इरेज कर सकते हो यहाँ से। तो अब देखो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यानी कि 0 इज इक्वल टू में के क्यू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 माइनस इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। ये x इस 3 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, एक x है एक x ये है तो क्या हो गया x स्क्वेयर, और ये 3 था यानी कि 3x स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर हाफ है ना, अपॉन में क्या है आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 और फिर इसका भी स्क्वेयर, यानी कि इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, यानी कि क्या बचा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर क्यूब, यानी कि आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर क्या हो रही है क्यूब हो रही है। अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सोचो, दिमाग लगाओ। ये क्या है हमारा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर हाफ अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर क्यूब। अब जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो कॉमन लेके, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको 0 इज इक्वल टू में ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर हाफ कॉमन आ रही है, यानी कि के क्यूब ब्रैकेट में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर हाफ कॉमन आ रही है ना, ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, जब मैंने यहाँ से हाफ पावर को ले लिया तो कितनी पावर बचेगी, केवल एक पावर बचेगी, यानी कि आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 है ना, क्यों, क्योंकि 3/2 था, यानी कि 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1.5, और 1.5 में से 0.5 हट गया तो कितना बचा केवल 1 माइनस यहाँ से केवल 3x स्क्वेयर बचेगा, क्यों, क्योंकि आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर हाफ को मैंने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, बाहर लिख लिया, अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3। अब इसकी पावर कितनी है 3 है, यानी कि ये कितनी पावर है हाफ, तो क्या हम इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 पावर में से हाफ पावर गई तो कितना बचेगा 2.5 बचेगा, है ना। या फिर देखो आप अगर इस पावर को कैंसिल आउट करो ऊपर से डिनोमिनेटर को, क्यों, क्योंकि कॉमन तब ले चुके हैं, तब सोल्व करो तब भी एक ही बात है ना। या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं, देखो d/dx यहाँ पे क्या था d/dx जो किसके इक्वल था हमारा 0 की, तो ये 0 के इक्वल आ रहा था, तो k क्यों क्या है हमारा कांस्टेंट है, इसको भी आप इधर भेजोगे तो क्या आएगा हमारा 0, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 0, यानी कि यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि 0 इज इक्वल टू में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर हाफ, यानी कि ये जो टर्म है ये और ये वाली टर्म, यानी कि आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर, इसको किसके इक्वल पुट कर दूं 0 के, यहाँ पे कर ही रखा है ना 0 के इक्वल पुट। तो एक बार आप इसको कंपेयर करो 0 के इक्वल रख के, एक बार आप इसको 0 के इक्वल रखो, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है की पावर हाफ
इज इक्वल टू 0। क्या ये 0 के इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ का क्या मतलब हुआ कि रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये स्क्वायर रूट के अंदर टर्म 0 पे इक्वल कब होगी? जब हमारा x भी क्या हो? 0 हो और r भी क्या हो? हमारा 0 हो। यानी r है हमारा, ये भी 0 हो। लेकिन क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि हमारा x तो 0 हो गया, चलो रेडियस पे रख दिया हमने सेंटर पे ना, लेकिन क्या हमारा r 0 हो सकता है? नहीं। अगर r 0 हो गया तो मतलब हमारी रिंग है ही नहीं। r क्या थी? हमारी रेडियस थी, और r ही नहीं है, r ही हमारी 0 हो गई, यानी कि कोई सर्कुलर चार्ज रिंग है ही नहीं हमारी, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो ये केस हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो अब दूसरा केस क्या है हमारा कि जो हमारा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर इजकल टू 0, कि इसको हम किसके इक्वल कर रहे हैं? 0 के इक्वल। आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर इजकल टू 0, यानी कि आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस 3x स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2x स्क्वेयर इजकल टू 0, है ना। x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप यहाँ से, तो x स्क्वेयर इजकल टू में आर स्क्वेयर बाई 2 आएगा यहाँ से, है ना, कि इस माइनस 2x स्क्वेयर को आपने उधर भेजा तो आर स्क्वेयर किसके इक्वल है? 2x स्क्वेयर के। अब 2 को आपने कहाँ पे भेज दिया? डिवाइड में भेज दिया, तो x स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर बाई 2। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उधर रूट हो जाएगा, रूट में से अब r ऐसे हो जाएगा ना, देखो यहाँ से आप जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो रूट आर स्क्वेयर बाई 2, तो इस स्क्वेयर से ये r कैंसिल आउट करके रूट, तो r तो बाहर निकल आएगा ब्रैकेट से, यानी कि r तो बाहर आ गया लेकिन रूट 2 अंदर ही रह गया। और ये कैसे आएगा हमारा? प्लस माइनस, क्या आएगा हमारा? प्लस माइनस। देखो प्लस माइनस रूट 2 का क्या मतलब कि x डिस्टेंस हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी r बाई रूट 2 और बैकवर्ड है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों जगह, देखो मान लो ये हमने चार्ज रिंग ली थी, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ना, तो अब ये कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कैसे बनता है? आउटवर्ड डायरेक्शन। अब आउटवर्ड तो सभी डायरेक्शन में बनेगा, है ना, यानी कि इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में। कितने डिस्टेंस पे? r बाई रूट 2 डिस्टेंस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगा? मैक्सिमम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट r बाई रूट प्लस माइनस r बाई रूट 2 डिस्टेंस। ये हमारा कौन सा पार्ट था? ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब देखो सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट करेंगे क्या कि फाइंड ई मैक्स कैलकुलेट करना है कि हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r बाई रूट 2 कितना आया। तो हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर हम क्या पुट कर देंगे, जो x है इसकी वैल्यू r बाई रूट 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक बार नोट कर लो आप लोग, फिर सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट भी हम बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि जो ये हमारी x की वैल्यू आई है r बाई रूट 2, इसको हम x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना। देखो क्वेश्चन बड़े सिंपल है ना, जैसा क्वेश्चन बोलता जाए आपको बिल्कुल वैसे वैसे करते चले जाना। अब कंसेप्ट तो आपको पता ही चल गया कि हम कैसे निकालते हैं, है ना। ई मैक्स की वैल्यू कैसे निकाली हमने? डी बाई डी एक्स, बिल्कुल आसानी से निकाले, कुछ नहीं किया हमने। डिफरेंशिएशन क्या है उस क्वेश्चन में ना, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखो सेकंड पार्ट करेंगे हम। अब एक्स है जो हमारा वो क्या आ गया? प्लस माइनस r बाई रूट 2, है ना, यानी कि x की जगह या तो आप प्लस r बाई रूट 2 पुट कर दो या फिर माइनस r बाई रूट पुट कर दो, कोई से भी पुट कर दो, वैल्यू सेम ही आएगी, है ना। तो देखो अब मैंने माना कि x हमारा क्या है? r बाई रूट 2 है। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वेश्चन यही तो बोलता है कि फाइंड ई मैक्स, कि अब हमारा ई मैक्स आएगा कहाँ पे? जब इतनी डिस्टेंस हो। तो अब इतनी डिस्टेंस पे हमें ई नेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी आएगी। तो इस डिस्टेंस जो x है हमारा, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? r बाई रूट 2। तो x क्या है हमारा? r बाई रूट 2 पुट करो। देखो इसमें ई नेट की वैल्यू क्या आएगी फिर? k q, x की जगह पे क्या पुट कर दिया? r बाई रूट 2 अपॉन r स्क्वेयर प्लस में x की जगह क्या पुट करोगे? r बाई रूट 2, यानी r बाई, और यहाँ पे क्या हो रहा है? x का स्क्वेयर हो रहा है। x का स्क्वेयर कितना आएगा यहाँ पे देखोगे आप तो r स्क्वेयर, और रूट 2 का जब स्क्वेयर करोगे तो 2 आएगा, यानी कि r स्क्वेयर बाई 2 और इसकी पावर 3 बाई 2, है ना। अब जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे, देखो नीचे सोल्व कर देते हैं यहाँ पे, ई नेट की वैल्यू क्या आएगी? के क्यू r बाई रूट 2 अपॉन में, यहाँ से आप एलसीएम लोगे,
एलसीएम डिनोमिनेटर में 2 आएगा, है ना, डिनोमिनेटर में 2 और ऊपर क्या आ जाएगा 3r², है ना, यानी कि 3r²/2। क्यों, डिनोमिनेटर में 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2r² प्लस में r², यानी कि क्या हो गया 3r²/2 की पावर 3/2, है ना। तो ई नेट की वैल्यू अब आप फर्दर सोल्व करोगे तो क्या आएगा KQR/√2 अपॉन में। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो 3r² है और इस पावर 3/2 को क्या हम इस पावर 3/2 को ऐसा लिख सकते हैं 1/2 × 3। एक ही बात है, देखो, है ना, कि हमने क्या किया कि 3r²/2 था, इस पावर 1/2 को मैंने क्या लिख दिया 1/2 × में 3 लिख दिया, तो एक ही बात पड़ी। अब इस 1/2 का क्या मतलब हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस, है ना, यही मतलब हुआ, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3r²/2 और इसकी पावर कितनी है 3 है। कुछ नहीं किया, इस हाफ पावर को मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया, है ना, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऐसा देखो अभी बताती हूँ, जो r² है, अब ये r² और ये r² इस रूट को कैंसिल आउट करके बाहर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो ई नेट है वो किसके इक्वल आया है KQR/√2 अपॉन में, जो हमारे यहाँ से r² है, स्क्वायर को कैंसिल आउट करके r बाहर, और r की पावर कितनी है 3, यानी कि r की पावर है 3, ब्रैकेट में अंदर क्या बच गया केवल √3 पूरे पे है ना रूट, तो यानी कि √3/2 की पावर 3, है ना। अब आप लोग इसको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो कि ई नेट इज इक्वल टू में KQR/√2 अपॉन में r³ √3/2 का क्यूब, तो देखो KQR/√2 अपॉन में r³। अब √3, अब देखो √3 की पावर 3 है, √3 की पावर 3, यानी कि √3 × √3 × में √3। अब ये √3 यानी 0.3 की पावर 0.5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0.5, क्या आ गया बेस 3 में पावर क्या हो जाएगी ऐड, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से केवल 3 आ जाएगा, यानी कि 3√3। तो हम इसको क्या से लिखेंगे 3√3, ऐसे ही डिनोमिनेटर में √2 × √2 × √2, तो क्या आएगा 2√2, है ना। ये वाला √2 से ये वाला √2 कैंसिल हो गया, यहाँ से एक पावर ये कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना। तो क्या आंसर है हमारा ई नेट किसके इक्वल आएगा, ई नेट हमारा किसके इक्वल है, ये 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2KQ अपॉन में r² 3√3, यानी कि दो पार्ट तो हमारे हो गए। दो पार्ट कौन कौन से हो गए, देखो मैं यहाँ पे लिख दूं, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो दो पार्ट तो हमारे सोल्व हो गए, कौन कौन से हो गए, देखो इस क्वेश्चन में तो मैं कुछ नहीं किया, है ना, इस क्वेश्चन में तो बस जो x था हमारा, इस x की जगह r/√2 पुट किया, यहाँ पे r/√2 पुट किया, यहाँ पे r/√2 पुट किया, फिर हमने क्या किया कि उसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके जो पावर 3/2 थी उसको हमने कैसे लिख दिया था 1/2 × में 3, 1/2 का मतलब क्या था कि रूट था, है ना, स्क्वायर रूट था। अब रूट में से r स्क्वायर था, r² रूट को कैंसिल आउट करके r बाहर आ गया, लेकिन पावर कितनी थी यहाँ पे 3 थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हमने सोल्व कर लिया है। तो हमारे देखो दो पार्ट तो सोल्व हो गए, है ना, दो पार्ट तो क्या हो गए हमारे सोल्व हो गए। मैं यहाँ पे लिख दूं फर्स्ट का आंसर और सेकंड का आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या था, x कितने डिस्टेंस दूरी पे था, ±r/√2 डिस्टेंस पे था, और सेकंड हमने निकाला कि हमारा जो E मैक्सिमम है उसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी, अभी निकाली है हमने, क्या निकाली है कि 2KQ अपॉन में r² 3√3 है ना, 3√3 है ना, देखो यहाँ पे लिखी भी हुई है 2KQ अपॉन में r² 3√3। तो ये दो पार्ट तो हमारे सोल्व हो गए। थर्ड पार्ट हमें क्या बोलता है कि हमें क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, किस किस के बीच प्लॉट करना है, जो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस आई है, और मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी अब आई क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी क्या आई है r/√2 आई है,
और ई मैक्स है। तो जब मैंने आपको ये ग्राफ वाले क्वेश्चन कराए थे, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला लेक्चर कवर किया था ना, वो वाला कंसेप्ट पढ़ा था, तब उसमें मैंने आपको बताया था ये ग्राफ वाला कंसेप्ट कि हम ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, देखो 3 चीजें एज्यूम करते हैं मैं ना उस फॉर्मूले में। क्या एज्यूम करते हैं, देखो पहली बात कि जब हमारा, अब यहाँ पे क्या था हमारा फॉर्मूला, जब हमने एक्सिस पे निकाला था तो ई नेट का फॉर्मूला एक्सिस पे क्या आया था, एट एक्सिस पे क्या आया था हमारा, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर की पावर क्या आई थी हमारे 3/2, है ना। भूला नहीं है, एक्सिस पे के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। तो जब हमारा x इक्वल टू आर था, जब हमारा x इक्वल टू आर था, तो उस केस में हमारे e की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, है ना। यानी कि जब हमारा x टेंड्स क्या करे, r को टेंड करेगा, तो e की वैल्यू क्या आ रही थी, 0। हम पढ़ चुके हैं, आज ही पढ़े हैं, है ना। और दूसरी बात क्या, कि जब वैन हमारा x टेंड्स करे इंफिनिटी, तब भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। 2 बातें आपको ध्यान है कि जब हमारा x r के इक्वल आ जाए तो हमारा e क्या आएगा, 0, और जब हमारा x इंफिनिटी हो जाए तब भी हमारा क्या आना है, e 0। लेकिन थर्ड बात जो हमने आज पढ़ी है वो क्या है कि e हमारा मैक्स किस पे आ रहा है, e मैक्स जब हमारी r किसके इक्वल हो जाए, सॉरी x किसके इक्वल हो जाए, r/√2 के, x किसके इक्वल हो जाए, प्लस माइनस r/√2 के इक्वल। 3 बातें ये हो गई। एक इसमें एजम्पशन भी आती है। एजम्पशन क्या आती है, जब हम राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करने जाते हैं, यानी कि इस राइट हैंड साइड को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, है ना। इस अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाए इस पॉइंट से, तो क्या आएगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस मानते हैं हम इसको, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी। अगर इतनी चीजें आप सबको समझ में आ गई, चारों चीजें, ये हमारे एजम्पशन होते हैं, हम पढ़ चुके हैं ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस एक्स के में अच्छे से समझाया था मैंने, है ना, प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। और ये 3 बातें तो हमने आज ही पढ़ी, ये फॉर्मूला था, जब हम इसमें x को r सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे e की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x की वैल्यू r सब्स्टिट्यूट की, e की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों 0 आई, बताओ क्यों 0 आई, क्यों, क्योंकि जब हम x की वैल्यू r मतलब बिल्कुल सेंटर पे कंसीडर करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, सेंटर पे, यानी ये केस क्या है, सेंटर वाला केस है, तो उस केस में हमारे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ही नहीं। क्यों नहीं बनेगी, बताओ क्यों नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि अंदर कोई भी हमारी चार्ज रिंग है, उसके अंदर आप निकालना चाहोगे और पॉइंट x भी वहीं पे रख दिया हमने, तो कोई फील्ड ही नहीं बनेगी, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड तो सरफेस पे है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो क्या है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही x हमारे इंफिनिटी पे है तो e इक्वल टू 0, e मैक्स हमारे कितने पे आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 डिस्टेंस पे। तो इतनी बातों को ध्यान में रखकर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखो ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, जब ग्राफ ऑफ e वर्सेस x का बताया था मैंने, तभी मैंने बता दिया था कि जो हमारा e है वो कहाँ पे बनता है, हमेशा y एक्सिस पे, यानी कि ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे e ड्रॉ होता है हमारा, है ना, यहाँ पे माइनस e, और इस एक्सिस पे x एक्सिस पे x की वैल्यू e ड्रॉ होती है, यानी कि ये माइनस x एक्सिस है ना। अब e की वैल्यू कितनी है हमारी, e की वैल्यू कितनी है, e इक्वल टू 2kq अपॉन में r स्क्वायर 3√3, है ना। e की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। ऐसे ही नेगेटिव में आप लिख सकते हो कि 2kq, नेगेटिव में बस क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो रहा है ना, वैल्यू तो सेम ही है 3√3, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, इसकी माइनस e की, है ना, नेगेटिव एक्सिस में। अब x एक्सिस में बात करें तो x हमारा मैक्सिमम कितने पे है, r/√2 पे, और यहाँ पे माइनस r/√2 पे, और यहाँ पे क्या है हमारी, वो चार्ज रिंग है, यहाँ पे क्या है हमारी, चार्ज रिंग। देखो अब आसानी से ड्रॉ कर सकते हो कि एक चार्ज रिंग थी, है ना, चार्ज रिंग पे हम e वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, e की वैल्यू कितनी आई है, 2kq अपॉन r स्क्वायर 3√3, x की कितनी वैल्यू आई है, r/√2, है ना। तो अब हम इतनी वैल्यू ड्रॉ कर ली तो हम बड़ी आसानी से इसका ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ग्राफ, कैसे बनाएंगे, देखो जब हमारा सेंटर पे कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे सेंटर पे, यानी कि x इक्वल टू r पे, तो उस केस में हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा,
है ना, y एक्सिस पे, तो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे ही जब हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चले गए, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट हो जब हमारा क्या हो, x, यानी कि x हमारा क्या हो, इनफाइनाइट, तब भी उस केस में e क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, तब भी उस केस में e क्या आ रहा है हमारे 0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा आगे बना लूं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बना देती हूँ ना, r/√2, पीछे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए यहाँ पे बना दिया मैंने, है ना, ये क्या है हमारी x एक्सिस है ना, क्या है हमारी x एक्सिस। तो जब r/√2 हो तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा है, मैक्सिमम, बाकी x = r पे 0 और इंफिनिटी पे 0। तो ऐसा कैसा ग्राफ बनेगा हमारा, यहाँ से देखो, बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे क्या आ रही है हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, यहाँ पे क्या आ रही है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, बाकी फिर ये ग्राफ ऐसे यहाँ पे 0 हो गया। देखो कितना सिंपल ग्राफ है ना, कुछ नहीं किया कि r/√2 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, x = r था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी कि यहाँ पे कितने आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ई इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऐसे इंफिनिटी पे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि एक बार मैक्सिमम पॉइंट आने के बाद हमारा धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, x² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो बड़ी आसानी से कि हमारा जो ग्राफ है इस शेप का है। ऐसे ही अब जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे, अब इस डायरेक्शन में प्लॉट किया हमने, है ना, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन था, पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, ये कैसा है हमारा पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब हमारा x क्या था, r/√2 डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज रखा था Q0, तो इसके और इसके बीच में कैसा हो रहा था, रिपल्सिव फोर्स, यानी कि फोर्स हमारी उसी डायरेक्शन में लग रही थी, उसी डायरेक्शन में लग रही थी, तो हमारा पॉजिटिव x एक्सिस, इसीलिए हमने इधर ग्राफ बनाया है। अगर नेगेटिव x एक्सिस होता तो हम ग्राफ इस वाले क्वाड्रेंट पे बनाते। यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है ना, तो यही ऊपर जो ग्राफ बनाया है हमारा नीचे ग्राफ बनता है, और उल्टा बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे, है ना, देखो मैं बता देती हूँ, ऐसे ग्राफ बनता है हमारे। क्यों, क्योंकि y पे हम क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा बनता है ये ग्राफ हमारा, है ना। ये कंसेप्ट अच्छे से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले लेक्चर में कवर किया हुआ है, शायद 5th लेक्चर है वो, तो आप देख सकते हो वाला। ऐसे ही जब हम नेगेटिव x एक्सिस में बनाएंगे, देखो नेगेटिव x एक्सिस यहाँ पे क्या है हमारा, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यहाँ पे क्या है हमारा माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है। तो जब हमारी डिस्टेंस क्या हो, -r/√2 हो, तो यहाँ पे भी हमारा e कैसा आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है ना, e कैसा आ रहा है हमारा, मैक्सिमम आ रहा है, यानी कि इस इतने डिस्टेंस में हमारा क्या रखा हुआ है, Q0, जो हमारा टेस्ट चार्ज है -r/√2 पे रख दे, तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा था, मैक्सिमम, यानी कि अब इस Q0 और इस प्लस के बीच में रिपल्सिव फोर्स, यानी कि फोर्स कैसे लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, है ना। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, Q0 रखा है, Q0 और इस प्लस चार्ज, Q0 पे भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव रिपल्सन, यानी इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जब हम निकालते हैं फोर्स, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आती है, नेगेटिव, इस डायरेक्शन को हमने क्या मानना है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, नेगेटिव। और जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, यानी कि ये वाला एक्सिस -y एक्सिस है ना, तो यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ये ग्राफ, ऐसा, यहाँ पे r/√2 पे -r/√2 पे हमारी वैल्यू कैसे आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना, कि एक क्वेश्चन तीनों कंसेप्ट आ गए आपके। एक तो मैक्सिमम वाला कंसेप्ट आ गया कि मैक्सिमम की वैल्यू कैसे निकालोगे, d/dx = 0 पुट करके। दूसरा क्वेश्चन कि हमने जो x था, जो हमारा फॉर्मूला आया था kqx अपॉन में r² + x⁻³ उसके अंदर हमने x क्या पुट कर दिया था, r/√2, तो हमारे e max की वैल्यू क्या आ गई थी, 2kq अपॉन में r² 3√3, ये वैल्यू आ गई थी। ग्राफ हमें e और x के बीच में बनाना है, तो ये ग्राफ बन गया हमारा, है ना। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का कंसेप्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है। ये हमारा क्या था कि एक्सिस जो थी हमारी सर्कुलर चार्ज रिंग की, उसके एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया और उस पे बेस ये हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर